हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज। इसके अंदर हम देखेंगे एबलिज्म, डिसेबिलिज्म, डिसेबिलिटी एक्टिविज्म क्या है, डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऑस्ट्रेटिजेशन क्या है, यूजेनिक्स को समझेंगे और डिसेबिलिटी प्राइड को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एबलिज्म क्या है? एबलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अल्टरनेटिवली एबल्ड और हैव अ डिसेबिलिटी। यानी कि एबलिज्म एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो किसी इंसान के बॉडी पोस्चर या आउटर स्ट्रक्चर को और आउटर एबिलिटी जो उसकी बॉडी से शो हो रही हैं उनको देखकर पहले से मन में कोई प्रेजुड्यूस बना लेना, यानी पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह बना लेना, सोच लेना, पहले से अपने मन से ही ये सोच लेना कि ये इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस काम के लायक है या नहीं है। और इस इन सारी चीजों को सोच कर उसको वो चीज अपॉर्चुनिटी ना देना, बट अगर रियल में देखा जाए तो हो सकता है वो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से परफॉर्म कर ले। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये स्टीरियोटाइप जो माइंडसेट होता है कि आप एबल्ड हैं, आप डिसेबल्ड हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जब होता है इंसान के माइंड में, तो वो जो मतलब एबिलिटी होते हुए भी उनके सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए, बॉडी पोस्चर को देखकर उनकी जो एबिलिटीज हैं उसको एकदम नकार दिया जाता है कि नहीं, बस इन्हीं सारी चीजों को देख के वो प्रीजज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो एबल्ड बॉडी होते हैं उनको ज्यादा फेवर करते हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं रेदर देन कि वो अपॉर्चुनिटी दें एक डिसेबल्ड पर्सन को। उसको वो इंफीरियर की तरह यानी कि लोगों से अलग समझते हैं। ओके। अब देखिए सम एब्लेस्ड वर्ड्स जो हैं जैसे कि डम, लेम, इनसेन, स्लो, सम एब्लेस्ड फ्रेजेस इंक्लूड आई एम सो ओसीडी राइट नाउ। ये मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए लोग देखते नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा बोलने लगे कि आई एम सो ओसीडी। ओसीडी मतलब एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसमें इतना एंजाइटी और हमेशा उसका दिमाग इतना ज्यादा चलता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का जब आप फ्रेज यूज करते हैं तो वो भी क्या आता है, वो अब एब्लेज वर्ड के अंदर आता है। ओके। देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्लेजम क्या है, तो इसके ये कितने लेवल्स पे होता है एब्लेजम। तो वो हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे और इंटरनल लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इस तरीके से होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में जब एब्लेजम इस तरीके से होता है कि जैसे कि आप किसी स्कूल वगैरह में जाएं तो वहां पे मतलब आपने देखा होगा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि आप मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए अलग से स्कूल खोला जाए, क्यों ना उन्हें उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू उसी कॉमन स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा कि मतलब बहुत कम आपको ऐसे रेयर बच्चे दिखेंगे जो मतलब एक कॉमन बच्चों के साथ पढ़ रहे हों, एबल्ड बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, ऐसा मोस्टली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस तरीके का इंक्लूजन होता ही नहीं है वहां पे। तो वहां पे भी एबलिज्म होता है कि वो अपने में तो सुधार नहीं कर सकते, उन्हीं जो डिसेबल्ड पर्सन है या डिसेबल्ड स्टूडेंट है उन्हीं को इंफीरियर समझते हैं और कहते हैं इन्हें अलग से एजुकेशन देने की जरूरत है। तो ये क्या है ना, ये एक एबलिज्म का लेवल है, देख सकते हैं आप। इंटरपर्सनल लेवल पे कैसे होता है कि जब दो व्यक्ति हैं, एक एबल्ड है एक डिसेबल्ड है, तो उसको वैसे समझना कि हाँ ये मेरे जैसा नहीं है या इसके पास ये एबिलिटी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, तो वो इंटरपर्सनल लेवल पे हो सकता है। जैसे कि एक फैमिली में है एक चाइल्ड जो डिसेबिलिटी है उसके, तो वो फैमिली क्या समझती है, उसका केयर तो बहुत करेगी, बट वो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी कि वो एक तरीके से समझती है कि नहीं ये मेरा बच्चा खराब हो गया, इसके एक पैर नहीं है, अब इसका क्या होगा, ऐसा वैसा। ये सब जो कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, ये सब एबलिज्म के अंदर ही आते हैं। ओके। आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोग रोना रोते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा, रिलेटिव्स आते हैं वो भी एक तरीके की सहानुभूति में उनके भी एबलिज्म जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। ओके। इंटरपर्सनल लेवल पे कैसे होता है, इंटरनल लेवल पे, सॉरी, इंटरनल लेवल पे कैसे होता है एब्लेजम। इंटरनल लेवल पे इंटरनलाइज एब्लेजम व्हेन अ पर्सन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ओके, believes in the harmful message they hear about disability and applies them to themselves। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक जो डिसेबल्ड पर्सन है वो लगातार जब अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनता रहता है कि हाँ वो नहीं कर सकता, वो उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, वो दौड़ नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो हमसे अलग है, उसको ज्यादा केयर चाहिए, अब उसका क्या होगा, ऐसे ऐसे जब वो शब्द सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ हम डिसेबल्ड हैं, हम अक्षम हैं, हम ये चीज करने में सक्षम नहीं है, तो वो ये कॉन्सेप्ट खुद के ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, लेवल ऑफ एब्लेइज्म हुआ। समझ में आई बात? ओके। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ एब्लेइज्म देखेंगे। एब्लीज्ड लैंग्वेज, किस तरीके से एक एब्लीज्ड लैंग्वेज को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एब्लेइज्म इन एवरी
एवरीडे लैंग्वेज, यानी कि आप मतलब अपने प्रतिदिन की लैंग्वेज में लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को डम्ब और एंड लेम बोल देना, ओके। लेकिन अब मतलब वर ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब डिसेबिलिटीज, यानी डम्ब और लेम जो है ना, ये डिस्क्राइब करते हैं ओरिजिनली डिसेबिलिटी को, लेकिन आज की डेट में लोग इसका सिनोनियम यूज कर रहे हैं, स्टूपिड, बैड, ये सब क्या है, एबलीज्ड वर्ड है, ओके। इनएक्सेसिबल डिजाइन, यानी इनएक्सेसिबल यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन के पहुंच से बाहर हो वैसी डिजाइन्स बनाना, मतलब सोसाइटी के अंदर, कि उनको वो मतलब नहीं यूज कर सके जो डिसेबल्ड पर्सन है। डिजाइनिंग बिल्डिंग, पब्लिक प्लेसेस और प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट ओनली केटर्स टू नॉन डिसेबल्ड पीपल इज एन एग्जांपल ऑफ एबलेइज्म, ओके। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप मतलब ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जिसमें रैंप ना हो, तो व्हील चेयर पर्सन उसमें उसमें उसको जाने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि व्हील चेयर पर्सन हो तो पीछे से कोई होल्डर होता है उसको, तो अगर वो नहीं होगा तो वो सीढ़ियां तो नहीं चढ़ पाएगा, राइट। और दूसरी चीज, अगर अगर रैंप होगा तो वो इजिली चला जाएगा अंदर। तो इन्हीं इनएक्सेसिबल थिंग्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी एब्लेइज्म का एक एग्जांपल है। जैसे कि बसेस होती हैं तो उसमें व्हील चेयर वालों को अंदर जाने के लिए बनाना चाहिए, तो ऐसा डिजाइन नहीं है, तो ये सब क्या है, एग्जांपल है एब्लेइज्म के। एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। स्कूल रिफ्यूजिंग टू मेक डिसेबिलिटी accommodation, failing to understand a disability, or trying to teach a child not to have their impairment are all example of ableism. In example, for example, for in education, for example, a teacher might punish a child for their dyslexia rather than अडैप्ट हाउ दे टीच, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें मतलब वो एकोमोडेट नहीं करते हैं डिसेबिलिटी को, बिकॉज क्या होता है कि वो डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एक बच्चा है तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। डिसलेक्सिया मतलब होता है जो बोलने में अक्षम हो, सही से प्रोनाउंसिएशन ना कर पाए जो सिखाया जा रहा है, तो वो अपनी टीचिंग स्टाइल को नहीं बदल रहे हैं, ब्लेम किसको कर रहे हैं, बच्चे को कर रहे हैं, और चाहते हैं कि उसे अलग से टीच किया जाए, अलग स्कूल में उसको पढ़ाया जाए। तो यही चीजें हैं। और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयर्स में बी बायस्ड अगेंस्ट दोज विद डिसेबिलिटीज बिलीविंग दे मेक लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है किसी ऑफिस में कोई बड़ा काम देना होगा तो उसी इंसान को देंगे जो जिसके अंदर एबिलिटी होता है। जैसे कि जब बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती है तो लोग ऐसा ही मतलब इमेज इमेज एक बना लिया ना, प्रेजुडिस कर लिया कि जो बॉडीगार्ड होगा वो फुल बॉडी वाला होगा, बढ़िया सा मोटा ताजा लंबा और स्ट्रांग, लेकिन हो सकता है कि वो इतना उसके अंदर इतना जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ना हो, ओके। तो हो सकता है जो इंसान अच्छा खासा पर्सनालिटी का है बट इतना इतना ज्यादा बॉडी के नहीं है, हो सकता है उसका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उसके अंदर बुद्धि क्षमता ज्यादा हो जिससे वो अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन क्या होता है ना कि लोग सिर्फ मतलब अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम वो इंसान इस काम के लायक है या नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसएबलिज्म क्या है? बहुत कुछ भी नहीं है। अब देखिए, डिसएबलिज्म इज डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस अगेंस्ट डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, ये भी एक तरीके का प्रेजुडिस प्रेजुडिस ही है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रॉब्लम विद डिसएबलिज्म, अ डिसएबलिस्ट एटीट्यूड, यानी कि ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के सेम है, लेकिन इसमें बेसिक सा डिफरेंस आप देखिए। बोथ टर्म्स डिस्क्राइब डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन बट द एम्फेसिस इज डिफरेंट, लेकिन का जो फर्क पड़ता है वो बिल्कुल अलग है। डिसेबिलिटी एम्फेसाइजेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड पीपल, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन करता है वो अगेंस्ट डिसेबल्ड पीपल के लिए तो करता है कि हाँ उसको देखा तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया कि हाँ ये चीजें हमसे ये अलग है सबसे, इसको अधिक केयर करने की जरूरत है और ये इस काम के को नहीं कर सकता है। लेकिन एब्लेइज्म डिस्क्रिमिनेशन emphasis discriminate in favor of non disabled people, यानी कि जो ableist person होते हैं वो फेवर के कारण मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फेवर करते हैं एबल्ड पर्सन का, और कंपेयर करते हैं कि ये जो फिजिकली मतलब स्ट्रांग है और फिजिकली डिसेबल्ड है उसके बीच में कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये पर्सन इस काम के लायक है या नहीं लायक। तो अगर उनको ऐसा मौका मिले कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और एक डिसेबल्ड पर्सन है एक एबल्ड पर्सन है, तो वो जो एबलेस्ड पर्सन होगा वो अपॉर्चुनिटी किसको देगा, जो एबल्ड पर्सन होगा। तो यही चीज है यहाँ पे एबलिज्म और डिसेबलिज्म में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डिसेबलिज्म emphasizes discrimination against disabled people और एबलिज्म emphasizes discrimination in favor of non disabled person, यानी कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन करता है कि चलो हाँ डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है, लेकिन जो एबलिज्म है ये फेवर में करता है, एबल्ड पर्सन के फेवर में वो डिसेबल्ड पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखेंगे डिसेबिलिटी एक्टिविज्म क्या है। डिसेबिलिटी एक्टिविज्म इन्वॉल्व्स एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स, इंक्लूजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। यानी कि जो डिसेबिलिटी एक्टिविज्म ये होता है कि आप अपने राइट्स को पहचाने। तो जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं राइट्स को, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ओके, एक्टिविटीज वर्क टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स और and promote this systematic change that enhance the quality of life of people with disability। जो एक्टिविटीज होते हैं वो मतलब प्रमोशन करते हैं कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के लाएं, जिससे मतलब जो सोसाइटी में हो उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी वो गेन कर सके जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है पीपल्स। ओके, और सिस्टमैटिक इन चेंज दैट इनहेंस द और सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं कि हाँ ऐसा सोसाइटी को बिल्ड एक तरीके के नॉर्म्स जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ वो एक्टिविस्ट मूवमेंट चलाते हैं। ओके, समझ में आया होगा बिल्कुल। जैसे कि डिसेबिलिटी एक्टिविज्म वो होता है जब मतलब कोई इंसान ऐसा हो, एक्टिविस्ट हो, जो समाज में बुराइयां है उसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाए या हाँ लोगों को समझाए कि नहीं ये चीजें जो हो रही है वो गलत है। लेकिन जब डिसेबिलिटी एक्टिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो एडवोकेट करता है वो राइट का, इंक्लूजन की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी पर्सन जो होता है उनके लिए उनके राइट्स, इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। समझ में आई बात? ओके, अब देखेंगे हम इसमें लीगल, जैसे कि आप किस तरीके से मतलब डिसेबिलिटी एक्टिविज्म ला सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो देखो, लीगल फ्रेमवर्क एक एक्टिविज्म के अंदर आता है कि आप जब समाज में एक राइट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं, तो हम लीगल फ्रेमवर्क यानी कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि वो हमारे लिए लॉ लेके आए, एक्ट लेके आए। तो उसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो एक एक्ट लेके आई 1995 में, जो एक मील स्टोन की तरह काम किया जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, उनके उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है, उनके फुल पार्टिसिपेशन की सोसाइटी में कोई भी वर्क हो उसमें उनके फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई। वाज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव से, और ये एक बहुत बड़ा मतलब सरकार का बहुत बड़ा स्टेप था। ठीक है, इट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसको और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए एक दूसरा एक्ट लेके आए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, बाद उसके बाद है हमारा एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव्स, यानी द मूवमेंट इन इंडिया एम्फसाइजेस द नीड फॉर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स को ऐसा बनाया जाए जो जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी मतलब अवेलेबल हो, वो भी उसका यूज कर सके, एडवांटेज दे सके उन्हें। ठीक है, और पब्लिक स्पेसेस को ऐसा बनाया कि जैसे कि रोड पे चलने के लिए उनके लिए अलग से जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनाई गई। तो वो एक तरीके का एक्टिविज्म ही है। ओके, ओके, एडवोकेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एक्टिविज्म एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क टुवर्ड्स मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कि इसमें जो लर्निंग मटेरियल है और उसको अच्छा बना, स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है, स्पेशल टीचर एजुकेशन की बात की गई है। तो ये सब इंक्लूसिव करने के लिए बच्चों को क्लासरूम में, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको क्लासरूम में इंक्लूसिव करने के लिए इस तरीके का काम किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मतलब डिसेबिलिटी एक्टिविज्म। डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। Dependency is the state of being depend on somebody or something. Okay, the state of being unable to live without something, especially a physical impaired person dependency on a wheelchair, and a blind person depends on another पर्सन ड्यूरिंग रोड क्रॉसिंग। इंडिपेंडेंसी क्या हुआ कि जब आप किसी चीज पे या किसी इंसान पे डिपेंड हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंसी हुआ। अगर इसका एग्जांपल समझें कि एक फिजिकली इम्पेयर्ड यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, उसको व्हील चेयर पे वो डिपेंड है कि वो व्हील चेयर से ही चल सकता है, वो खुद से नहीं चल सकता। और एक ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो रोड क्रॉस करते समय क्या होता है, उसको ऐसा महसूस होता है या वो डिपेंड होता है किसी दूसरे इंसान पे कि वो उसको रोड क्रॉस करवाए। तो ये एक तरीके का आप स्टेट दे सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है डिपेंडेंसी का। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी can be defined as a relationship between two or more parties that depend on each other for survival। लेकिन इंटरडिपेंडेंसी इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें दो पर्सन एक दूसरे पे बराबर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे पर बराबर डिपेंड होकर, क्योंकि वो दोनों, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प नहीं करेगा, दूसरा इंसान पहले इंसान की हेल्प नहीं करेगा, तो वो दोनों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि
मैरिज क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्पाउसेस, यानी कि जो शादी होती है वो एक बेहतर एग्जांपल है इंटरडिपेंडेंसी का। स्पाउसेस मतलब पति पत्नी, जो पति पत्नी होते हैं उनका बराबर एक दूसरे के लिए डिपेंडेंसी होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होता है, इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान दो पहिए हैं, दोनों अगर नहीं चलेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। इसी तरीके से कहीं अगर एफर्ट करता है तो हस्बैंड एफर्ट करता है, तो कहीं एफर्ट्स करती हैं तो वाइफ एफर्ट्स करती है। जैसे कि घर चलाने के लिए अगर महिला की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर उसके साथ स्ट्रांग रहने के लिए हम्म, तो समझेंगे इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। इंटरडिपेंडेंसी कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बिल्कुल अपोजिट है डिपेंडेंसी के। इंटरडिपेंडेंसी में क्या होता है कि दो लोग होते हैं वो बराबर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी किसी एक ने अगर उसका साथ नहीं दिया तो उनका सर्वाइवल रुक जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, मैरिज क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन स्पाउसेस, यानी कि जो पति पत्नी हैं उस शादी के बाद उनका एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी होता है। वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, ओके, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। इफ योर डॉग, इसमें क्या कहता है कि जो डॉग होता है, आप डॉग के साथ बात करते हैं तो उसके साथ आपको अच्छा लगता है या आपको उससे हैप्पीनेस मिलती है, और इसके बदले में आप क्या बोलते हैं, उसको फूड देते हैं, उसको वॉक करवाने लेके जाते हैं, तो वो क्या है ना, एक तरीके का रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर लिया आप अपने डॉग के साथ, वो एक इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे कि लोग गाय पालते हैं तो उससे उसका दूध लेते हैं, राइट, और उसको बदले में उसका केयर करते हैं, उसको रोज सुबह शाम चारा देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंसी, अगर वो चारा नहीं देगा तो वो दूध नहीं देगी। तो अगर इसी चीज, अगर एक लोग रुक गए तो उनका सर्वाइवल रुक जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम ostracization is the act of intentionally excluding, rejecting or isolating an individual or group from social activities, relationship or acceptance within a community or society। यानी कि ostracization क्या है कि आप जानबूझकर, यानी पूरे मन से किसी को रिजेक्ट करते हैं, उसको आइसोलेशन में भेज देते हैं, या उसे सोशल एक्टिविटीज और रिलेशनशिप में एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसको इन्वॉल्व नहीं करते अपने ग्रुप में। इसीलिए इस जो टर्म को है वहां पे ऑस्ट्रेसिजेशन कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हर मदर हैड बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड बिकॉज शी हैड मैरिड अ नेटिव अमेरिकन। अब देखिए, जैसे कि कोई लड़की या लड़का घर में शादी कर लेता है, इंटरकास्ट मैरिज करता है, तो क्या बोलते हैं लोग कि आप मेरे घर से चले जाइए, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, या आपके पेरेंट्स तक उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या है ना, ये एक तरीके का ऑस्ट्रेसिजेशन है, यानी कि जानबूझकर जब आप किसी इंसान को उसके किसी काम के लिए या उसकी किसी हालत पे या उसके किसी स्टेप की वजह से, डिसीजन की वजह से आप उसको रिजेक्ट कर दें, ना एक्सेप्ट करें, तो वो होता है हमारा ऑस्ट्रेसिजेशन। यानी इसमें जानबूझकर लोगों को एकदम अलग कर दिया जाता है, उनको ऐसा समझा जाता है कि वो हमारे लायक है ही नहीं, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स a deliberate effort to make someone feel unwelcome, ignored और सेपरेट फ्रॉम अदर्स। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान है तो वो किससे शादी नहीं किया लेकिन वो सिंगल मदर बन गई, तो क्या करते हैं, सोसाइटी के होता उसके साथ सारी चीजें हैं और फेस वो सारी चीजें कर रही है, लेकिन सोसाइटी क्या करती है, वो उसको अलग तरीके की नजर से देखती है और उसको मतलब ऐसा समझती है कि ये हमारी सोसाइटी से अलग है, ये अच्छी लड़की नहीं है और ये अच्छा लड़का नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, इसलिए उसको सेपरेट कर देते हैं सोसाइटी से। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि किसी के घर के, अगर आप ऐसे समझिए, किसी के अगर घर में कोई लड़की भाग जाए कहीं पे, तो जो आसपास के पड़ोसी क्या होते हैं, उसको उसको मतलब बड़े हे नजर से देखते हैं और उसको अपने आप से अलग कर देते हैं। समझे आप? एक तो बिल्कुल लाइफ लिविंग एग्जांपल्स दो, तब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, देखेंगे हम यूजेनिक्स क्या है, समरी इसकी देखते हैं। अनडिजायरेबल फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी ब्रेड आउट ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि जो अनडिजायरेबल, अब यूजेनिक्स क्या होता है, ये जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। जब बर्थ के समय, फर्टिलाइजेशन के टाइम कुछ ऐसे जीन्स चले जाते हैं जो मतलब अनडिजायरेबल होते हैं, जिससे जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें अलग तरीके के लक्षण दिख जाएं। ठीक है, यूजेनिक्स मॉडल लैंग्वेज क्या है कि जैसे नॉर्मल पीपल, एबनॉर्मल पीपल, फिट अनफिट, अनडिजर्विंग, इंफीरियर, जिसमें किसी में इंसान के अंदर डिसेबिलिटी आ जाए या क्या बोलते हैं, और उसके अंदर कुछ उसका मेंटल डिजास्टर आ जाए, तो फिर उसके इस आधार पे उसको बोलते हैं नॉर्मल पीपल, अब नॉर्मल पीपल, फिट अनफिट, अनडिजर्विंग, इंफीरियर, इस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती है। यूजेनिक्स मॉडल इज द फ्रेमवर्क ऑफ केम टू कैरेक्टराइज्ड
disability as we understand it today in the modern Western world. The based logic of the theory of eugenics is that people are either fit or unfit to be until is to be genetically inferior. The theory poses that efforts should be made to decrease all elements of genetic inferiority from the human race until they no longer exist. यानी कि अगर आप मतलब जब ये आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस टाइम अगर आप अपनी कुछ डॉक्टर से हेल्प ले लें, तो आप कहीं न कहीं डिसेबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जीन्स पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है। अगर जैसे कि कोई इंसान डिसेबल्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ फिज़िकल और मेंटल डिज़ास्टर ही हो। हो सकता है इंसान एलजीबीटी कम्युनिटी आप समझते होंगे, तो उसमें जो जेंडर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो उससे भी लोग कहते हैं ये हमारी सोसाइटी में फिट है या अनफिट है। कोई इंसान गे हो जाए तो ये सब क्या है ना यूजेनिक्स यानी जीन्स डिसाइड डिसाइड करते हैं। उसमें उस इंसान का कोई गलती नहीं होता है। अब देखेंगे डिसेबिलिटी प्राइड क्या है। डिसेबिलिटी प्राइड इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग एंड ऑनरिंग ईच पर्सन्स यूनिकनेस एंड सीइंग इट एज अ नेचुरल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब डिसेबिलिटी प्राइड जो होता है वो अप्रिसिएट करता है पर्सन की यूनिकनेस को। भले ही वो ब्लाइंड है लेकिन हो सकता है कि वो दौड़ अच्छा सके या फिर हो सकता है कि वो गाना अच्छा गा सके। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और उस पे हमें गर्व करना चाहिए। बजाय इसके कि जो कमी है उसको एक तरफ छोड़िए ना, जो क्वालिटी है सिर्फ उस पे फोकस करिए, उसके अंदर क्या यूनिकनेस है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको अप्रिशिएट करिए। इस यही बात की गई है डिसेबिलिटी प्राइड यानी कि जो भी हमारे पास है उसको ऐसे समझिए कि वो नेचुरल है और ब्यूटीफुल पार्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी की। जो मनुष्य की विभिन्नता है यानी कि यहाँ पे बहुत तरीके के लोग हैं तो उसमें से आप भी एक हैं। तो अपनी अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना समझ के एबिलिटी समझिए और उसको उस पर प्राइड करिए, गर्व करिए। आप जैसे भी हैं आप खुद को एक्सेप्ट करें। तो इसी के लिए मतलब डिसेबिलिटी प्राइड मंथ जो है ये चलाया गया था इन अलाइनमेंट विद द जुलाई 1990 पासिंग ऑफ द लैंडमार्क अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट एडीए। यानी कि 1990 में एक अमेरिका में एक अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था। डिसेबिलिटी मंथ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन जुलाई। यानी ये जुलाई में पास हुआ था तो जुलाई में क्या बोलते हैं हर साल डिसेबिलिटी मंथ चलाया जाता है। The observance aim to promote visibility, mainstream awareness of the positive pride felt by those within the disability community। और उन्हें मतलब ऐसा जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी को वहां बुलाया जाता है उन्हें इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही नेचुरल है। उन्हें उस पर प्राइड करना चाहिए, उन्हें उस पर प्राउड होना चाहिए और अपनी यूनिकनेस को पहचानना चाहिए क्योंकि ये सब क्या है ना ये एक ह्यूमन डाइवर्सिटी का पार्ट है। वो जानबूझ के ऐसे नहीं हुए, वो गॉड का क्रिएशन है, गॉड ने उन्हें ऐसा बनाया है। उन्हें कुछ यूनिकनेस ज़रूर दी है, उसको पहचानने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सब जब एक मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। अब देखिए द फर्स्ट डिसेबिलिटी प्राइड डे कब मनाया गया वाज हेल्ड इन बोस्टन इन 1990। बोस्टन में 1990 में एक द फर्स्ट डिसेबिलिटी प्राइड डे मनाया गया एंड द फर्स्ट यूएस बेस्ड डिसेबिलिटी प्राइड परेड वाज हेल्ड इन शिकागो इन 2004। और ये शिकागो में एक डिसेबिलिटी प्राइड को भी मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था 2004 में। और डिसेबिलिटी प्राइड डे मनाया गया था बोस्टन में 1990 में। उसके बाद इन 2005 ऑटिस्टिक प्राइड डे established to heighten acceptance and understanding of people with autism spectrum disorder ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें जो एक पर्सन होता है उसमें बहुत तरीके की डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि उसमें डिसलेक्सिया भी हो सकता है और डिसकैलकुलिया भी हो सकता है, उसमें ओसीडी भी हो सकता है। बहुत तरीके की जब डिसेबिलिटी एक पर्सन के अंदर हो जाए तो वो क्या बोलते हैं उसको एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। जिसमें सेरेब्रल पैल्सी भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एएसडी यानी कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके। तो यही द ऑटिस्टिक प्राइड डे 2005 में मनाया गया था। वाज एस्टैब्लिश टू हाइडन एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इनको समझने के लिए द डिसेबिलिटी ऑब्जर्वेंस इज नाउ हेल्ड एनुअली ऑन जून 18। और ये जून 18 में मनाया हर साल मनाया जाता है। ओके। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड गिव योर फीडबैक ऑन द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वाचिंग मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।